हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ऑनलाइन कक्षा में अगर विज्ञान की पढ़ाई करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके मित्र और दोस्त भी ऑनलाइन माध्यम से मेरे चैनल के द्वारा विज्ञान की ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। चलिए बच्चों, आज हम 18वां चैप्टर आपके विज्ञान पुस्तक का शुरू करेंगे। इसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। बच्चों, अपशिष्ट जल मतलब जो हमारे घरों से जो वेस्ट जल निकलता है, मल वाहित मल होता है, उसी को हम अपशिष्ट जल कहते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट जल क्या हुआ? देखिए, झाग से भरपूर, तेल से मिला हुआ, काले रंग का, भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, कपड़े धोने के बाद लॉन्ड्री से आदि से जो नालियों द्वारा निकलता है, उसी जल को हम बोलते हैं अपशिष्ट जल। क्या बोलते हैं? अपशिष्ट जल। तो बच्चों, इस प्रकार के कार्यों में जल का व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें जल को बचाना चाहिए और अपशिष्ट जल जो है कम से कम उत्पन्न करना चाहिए। तो जल हमारी जीवन रेखा है। आपको पता ही है, जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है, तो जल के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। देखिए, एक स्वच्छ जल का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? ठीक है, तो पेयजल है। स्वच्छ जल के उपयोग के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको पानी को ढक कर रख सकते हो। पानी को जो है ज़्यादा वेस्टेज ना करें। ठीक है, पानी को आप जैसे टंकी है, कोई पाइप है वो फटी हुई है तो लीक हो रही है, उसको आप ठीक कराएं ताकि पानी जो है बचा रहे और वो वेस्टेज ना उस पानी की हो। ठीक है बच्चों, तो पानी जो है बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है, हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो पचता है तो उससे भी ऊर्जा मिलती है। तो उसको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है। हमें दैनिक रूप में पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए, सिंचाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और इन सभी चीज़ों के द्वारा हम जल भी बहुत वेस्ट निकालते हैं, यानी हम अपने जल को बहुत बर्बाद करते हैं। जैसे आप नहाते हुए नल की टूटी छोड़ देते हो और नहाना होता अपने एक बाल्टी से कम एक बाल्टी आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। उसी तरह जब आप सुबह ब्रश करते हो तो ब्रश करते हुए भी आप जैसे ब्रश मुंह में डाला, पानी का टैप खोल दिया, जबकि उसकी ज़रूरत कब है? जब आपने ब्रश कर लिया सिर्फ मुंह साफ करने के लिए। तो जहाँ ज़रूरत हो हमें पानी को वहाँ पे बचाना चाहिए। तो बच्चों, जितना ज़्यादा आप पानी को वेस्टेज निकालेंगे उतना ही ज़्यादा वाहित मल या आपका अपशिष्ट जल निकलेगा। तो अब वाहित मल क्या है? अपने घरों से, उद्योगों से, अस्पतालों से, कार्यालयों से, दूसरे जगहों से जो अन्य उपयोगों के द्वारा जो बाद में प्रवाहित होता है, उस जल को हम अपशिष्ट जल कहते हैं। ठीक है, अब इसके वर्षा जल की सम्मिलित है, यानी वर्षा जब होती है तो वर्षा भी नदी नालों के साथ अपना गंदी चीज़ें बहाकर ले आती है, तो वो भी अपशिष्ट जल के साथ सम्मिलित है। अब वाहित मल जो है द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं और ये अपद्रव्य जो है संदूषक होते हैं, यानी ये क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाते हैं। तो इस प्रकार जो है वाहित मल इसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब वाहित मल के बाद आप जल शोधन कैसे कर सकते हैं? देखिए, अब ये जो वाहित मल होता है इसको हमें शुद्ध करना चाहिए। तो वाहित मल जल शोधन से पहले आप देखिए, जो मल होता है, जो जल होता है, अशुद्ध जल होता है, उसके अंदर जो है बहुत सारे जो है अशुद्धियाँ होती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? जिसमें मानव मल होता है, जैविक अवशिष्ट पदार्थ होता है, तेल होता है, यूरिया यानी जो हम पेशाब निकालते हैं वो होता है, पीड़कनाशी होते हैं, शाकनाशी होती हैं, फल सब्जियों आदि का कचरा सम्मिलित होता है। ठीक है, ये थी कार्बनिक अशुद्धियाँ। इसके अलावा अकार्बनिक अशुद्धि होती है, जैसे नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, आदि सब चीज़ होती है। ये आपके अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। इसके अलावा इसमें जीवाणु भी होते हैं जो कि हैजा, टाइफाइड और दूसरी बीमारियां फैलाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेचिश जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, ये जो आपका अवशिष्ट जल होता है इसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है और शुद्ध करना जो है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। चलिए इसको समझते हैं। तो बच्चों, यदि हम भूमि के अंदर का जल देख सकते तो हमें बड़े और छोटे पाइपों की तरह एक जाल दिखाई देता जिसे हम बोलते हैं सीवर। तो
जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था बनाता है। तो मल विसर्जन क्या होता है, शहरों में घरों में पाइपें नालियाँ बिछाई होती है जो कि शहरों के दूर एक नदी किनारे या खाली जगह पे एक बहुत बड़े टैंक में मिल जाती हैं। उस टैंक में पूरे शहर का पूरे गांव का जो है मल इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ पे उसका शोधन किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो वाहित मल उद्गम स्थल होते हैं वहाँ से उपचार संयंत्र तक उसको ले जाया जाता है। मल व्यवस्था में मैल होल यानी सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर मैन होल किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें शिविरों पाइपें डाल के उसको दिशा दी जाती है और बड़े से कलेक्शन सेंटर में ले जाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो प्रदूषित मल का उपचार किस प्रकार कर रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं। अब बच्चों, प्रदूषित मल का उपचार करने के लिए हमें तो जो अपशिष्ट जल होता है बच्चों, उसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, उसका उपचार संयंत्र क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करें, अब इसके सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए अपशिष्ट जल का उपचार केंद्र संयंत्र देखते क्या होता है। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो जल को प्रदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को अलग अलग करती हैं। तो सबसे पहले बच्चों उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छन्नी में, जिसमें छन्ने होते हैं, वहाँ से गुजारा जाता है और अपशिष्ट जल जो है उपस्थित कपड़ों में टुकड़े, डंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज के जो प्रदूषक होते हैं वो हो जाते हैं अलग। इसमें से ऊर्ध्वाधर मतलब लगातार जो है कंटिन्यूसली डाउन की तरफ एक पाइप लगाई जाती है, जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है। इस चित्र में ऊर्ध्वाधर लगी हुई है आपकी सलाखा छन्नियाँ, जो कि इस फिल्टर करके देखिए छन्नी है, गंद को यहाँ रोक रही है और साफ जल को आगे भेज रही है। यानी जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो है संदूषक यानी प्रदूषक होते हैं पानी में, अपशिष्ट पानी में मिले हुए, उनको यहाँ रोक लिया जाता है। फिर इसका अगला स्टेप क्या है बच्चों, अगले स्टेप में अब वाहित मल जो होता है ना, अपशिष्ट जल होता है, उसको ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। ठीक है, फिर इसको जो है जब बड़े बड़े इसके प्रदूषक अलग हो जाते हैं तो इसको ऐसी टंकी में गुजारा जाता है जहाँ पे इसके ग्रिट और बालू बिछाया होता है। इसमें से क्या होता है, इस टंकी में से जल को प्रवाहित किया जाता है, फिर उसमें उपस्थित बालू और ग्रीट और कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो पैंदी में बैठ जाते हैं, है ना। फिर इसमें जो होता है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो है उस पानी में नीचे बैठ जाते हैं, फिर ऊपर वाला पानी को अलग टैंक में डाला जाता है। तो ये इस प्रकार जो है आपका ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी होती है, यहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी समय तक इसको बिना हिलाए रखते हैं, तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर जो पानी बच जाता है थोड़ा साफ होकर, उस पानी को नंबर 30 स्टेप पे क्या करते हैं हम, फिर ऐसी बड़ी टंकी में ले जाते हैं जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान कर रहा होता है। पेंदा बोले तो बीच वाला हिस्सा जो है मध्य भाग की तरफ ढलान करता हो, और जल को इस टंकी से कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली में बैठ जाते हैं। अब इन अशुद्धियों को खुरच कर अलग किया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपंक या स्लज कहते हैं। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए स्कीमर या अपमथित्र का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार साफ किया जाता है कि जल निर्मल हो जाता है। इसको निर्मलीकृत जल कहलाता है। इस प्रकार जल को हम बोलते हैं निर्मलीकृत जल। चित्र 18.5 में ये देखिए, अब इस प्रकार जो है इस टैंक में क्या है, पानी जो है रखा इकट्ठा किया हुआ है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपकी जो मोटी मोटी जो आपकी जो इसमें अशुद्धियाँ वो नीचे बैठ जाएंगी, जो साफ पानी ऊपर रह जाएगा। अब ऊपर वाला पानी जो है इस तरह से बाहर निकलेगा और बाहर जो है इसमें शेप बनी होती है, इसमें से पानी बाहर निकलता है और ये पानी साफ होकर जो है दूसरी जगह इकट्ठा किया जाता है। तो इसको जो है जो बीच में आपंक रह जाता है इसके अंदर, उसको अलग टंकी में स्थानांतरित कर देते हैं, जहाँ यह अवायवीय जीवाणु यानी एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जो है अपघटित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जो बायोगैस उत्पन्न होती है इस प्रक्रिया में, जो आप अपघटन होता है ना, जो स्लज बच जाता है, तो इसमें बायोगैस उत्पन्न होती है, जैव गैस, जिसमें लगभग 70% जो मीथेन गैस होती है। तो उस गैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में या विद्युत उत्पादन के लिए कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला स्टेप होता है अपशिष्ट जल को जो शुद्ध करने वाला संयंत्र होता है, उसमें अगला स्टेप होता है जो निर्मल हो गया जल ना, निर्मलीकृत जल था, अब निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को डाला जाता है, हवा को उसके अंदर गुजारा जाता है। इसकी क्या होता है, इससे वायवीय जीवाणुओं में वृद्धि होती है। वायवीय मतलब हवा की उपस्थिति में जो काम करने वाले जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। अब ये जीवाणु निर्मलकृत जल को बचे हुए मानव अवशिष्टों से अलग कर देते हैं, उनको झाग साबुन की तरह बनाकर उनको अलग कर लेते हैं और खा लेते हैं। ठीक है, उपभोग कर लेते हैं।
अब कई ये देखिए, ये आपका इस तरह संयंत्र में फिर हम हवा डाली जाती है, पानी ऊपर उछलता है। इससे क्या होता है, जो वायवीय जीवाणु की संख्या बढ़ती है और इसके अंदर जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसको ये वायवीय जीवाणु झाग बनाकर खा लेते हैं। कई घंटों के पश्चात इस जल में निलंबित सूक्ष्म जीव जो है टंकी की पेंदी में जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, जो शीर्ष भाग को जल को निकाल दिया जाता है क्योंकि ऊपर वाले भाग का जल जो है शुद्ध हो जाता है। अब सक्रिय आपंक जो स्लरी होती है लगभग 97% उसमें जल होता है। तो जल को बालू बिछाकर बनाए गए शुष्क तलों अथवा मशीनों द्वारा हटाया दिया जाता है। फिर क्या होता है इसके बाद बच्चों, जो शुष्क आपंप जो सूखा हुआ स्लर होता है, जो गंध होता है, उसका उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जा सकता है। क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं तो यह मिट्टी में चले जाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ क्षमता बढ़ा देते हैं। फिर ये उपचारित जल जो हमने उपचार किए, इस जल का जो अपशिष्ट जल से जो उपचारित जल मिला उसमें अल्प मात्रा में हम कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जल को वितरण तंत्र से निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से पास किया जाता है। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो कि नष्ट करना आवश्यक होते हैं बच्चों। तो इस प्रकार जो है अपशिष्ट जल को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। ठीक है। उसके बाद जागरूक बने नागरिक। देखिए, जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानव अपशिष्ट जो होते हैं उनको खुलेआम सरेआम पानी में नहीं फेंकना चाहिए और ना ही पानी में कूड़ा करकट डालना चाहिए जिससे कि पानी हमारा खराब हो जाए। ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी का वेस्टेज कम करना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बार बताया। तो फिर अब जब ये नालियाँ जो नालियाँ होती हैं, अगर हम इसमें अपशिष्ट जल डालेंगे, कूड़ा करकट डालेंगे तो नालियाँ चौक हो जाएंगी। सड़क के किनारे नालियाँ होती हैं वो चौक हो जाएंगी, नालियों का पानी जो है बाहर आ जाएगा सड़कों पे कचरे के साथ, जिसमें हमें चलना मुश्किल हो जाएगा। तो कीचड़ भरी सड़कों पे अपना मार्ग ढूंढना मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ अत्यंत दुखदायक और रोगवर्धक होती है, जिसके कारण जो हमें अनेक प्रकार के रोग होते हैं। फिर ऐसे माहौल में रोग भी निकलते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, जो कि अनेक प्रकार के रोगों के कारक बनते हैं। तो इसलिए बच्चों हमें जागरूक बनना है, हमें ऐसे कार्य करने हैं जिनसे ये स्थिति ही पैदा ना हो। हमें सबसे पहले अपने आस पड़ोस, अपने घर में साफ सुथरा रखने का माहौल बनाना चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, पानी को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम जागरूक नागरिक बन सकते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं हमारी अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अपने घरों को हम अच्छी तरह से साफ सुथरा कैसे बनाएं, वो प्रक्रिया है, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बच्चों हमें अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना चाहिए, खाना पकाने के तेल और जो घी होता है उसको हमें नालियों में नहीं बहाना चाहिए। तो बच्चों इस पे प्रश्न भी आता है कि नालियों में क्यों नहीं बहाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा देते हैं और पाइपों या नालियों को रोक देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। खुली नालियों में क्या होता है, वसा मिट्टी के छेदों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की क्षमता भी कम हो जाती है। और तेल और ये जो वसाएं होती है ये कूड़ेदान में ही फेंकनी चाहिए। पहला काम तो हमें ये करना चाहिए अपने घरों को साफ सुथरा बनाने के लिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए बच्चों, पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, दवाइयाँ और दूसरे जो रसायन होते हैं जिनको सूक्ष्म जीव जो है मार सकती है सूक्ष्म जीवों को, उनको हमें जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसीलिए हमें इनको नाली में नहीं बहाना चाहिए। तो पेंट और ये जो है दूसरे जीव, इनको हम नाली में नहीं बहाना चाहिए क्योंकि ये जो है सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं जो कि जल को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए बच्चों, अपने घर के वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हमें चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थों के, जो खाने के बचे हुए ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे आप थाली में चावल खाते हैं, है ना, रोटी खाते हैं, उसमें से कुछ आप छोड़ देते हो, तो उनको, चाय की पत्ती को, छोटे छोटे खिलौनों के टुकड़ों को, रुई को और जो सैनिटरी टॉवल होते हैं उनको हमें कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ना कि सिंक में। इससे क्या होगा, सिंक की नालियाँ जो है अवरुद्ध हो जाएगी, फिर हमारे जो है गंदगी फैलेगी वहाँ पे। तो नालियाँ अवरुद्ध ना हो इसलिए इनको हमें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। तो ये हम जब ये सारे तरीके अपनाएंगे तो अपने घर को, हम अपने घर की किचन की व्यवस्था को साफ सुथरा बना पाएंगे। इसके बाद आता है बच्चों स्वच्छता और रोग।
अब स्वच्छता से क्या मतलब है, और अगर स्वच्छ ना होंगे तो रोग हो सकते हैं। देखिए, अगर आप पानी को गंदा करोगे तो गंदे पानी से आपको हमेशा हमेशा रोग ही होंगे और बीमारियां लगेंगी। इससे कोई भी आपको फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पानी में हमें कोई भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए, है ना। जैसे चित्र में दिखाया गया है, मैंने आपको पहले बताया, छन्नी के द्वारा जो है हमें छनी हुई को चाय पत्ती को सिंक में नहीं डालना चाहिए, इसको हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए, ठीक है। फिर जो हम मल स्वास्थ्य संकट का कारक बनता है, जो हम मल निकालते हैं अपने सुबह मल विसर्जन करते हैं, तो वो भी हमें खुले में नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, मृदा के प्रदूषित होती है और मृदा पानी के साथ बहकर उसको नदियों तालाबों में मिला देती है, जिसके कि पीने का जल भी दूषित होता है। तो इसे हमें खुले में मल विसर्जन नहीं करना चाहिए, ना ही खुले में हमें कपड़े धोने चाहिए, पशुओं को नहलाना चाहिए, है ना। अब कुओं ट्यूबवेलों के पास और झरनों के पास हमें क्या करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि वे साफ सुथरे रहें। उसके बाद बच्चों आता है वाहित मल के निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके घरों से जो वाहित मल है, देखो गंदगी तो निकलेगी ही निकलेगी, तो उसको हम, अगर सीवरेज सिस्टम नहीं है, गाँव में नहीं होता, तो हम वैकल्पिक व्यवस्था कैसे बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें कम लागत वाले यथास्थान पर वाहित मल निपटानों के तंत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ सेप्टिक टैंक बनाने चाहिए, केमिकल शौचालय, रासायनिक शौचालय बनाना चाहिए, कंपोस्टिंग पिट बनानी चाहिए। अब कंपोस्टिंग पिट में क्या करेंगे, जो हमारा नवीकरणीय कचरा होता है, जैसे अपने किचन से आपके सब्जियों के छिलके निकलते हैं, रोटी के टुकड़े होते हैं, फलों के, प्याज के आदि जो छिलके निकलते हैं, उनको हम बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसके लिए हमें कंपोस्टिंग पिट, एक गड्ढा जैसा बनाना चाहिए अपने खेतों में, वहाँ भरना चाहिए। वहाँ डालेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे आप उसको डालेंगे और वो भर जाएगा, फिर अपने आप वो धीरे धीरे गल सड़ जाएगा। क्यों सड़ेगा, क्योंकि वह एक तो जैव निम्नीकरण कचरा होता है, यानी जो कि जैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा गला सड़ा दिया जाता है। तो इसलिए उसको हमें कंपोस्टिंग पिट बनाकर, गड्ढा बनाकर वहाँ डालना चाहिए ताकि वो गल सड़ जाए। फिर जब गल सड़ जाए तो वो खाद बन जाता है, फिर उसको हमें खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकल्पिक व्यवस्था है बच्चों वाहित मल के निपटारे की। दूसरा, जो सेप्टिक टैंक होता है, वहाँ पे हमें मल वहन की व्यवस्था नहीं होती, तो जैसे अस्पताल है, अलग थलग व्यवस्था होनी चाहिए इन जगहों में। तो कुछ स्वास्थ्य संगठन है, कुछ मानव अवशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटाने के लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान करते हैं। बच्चों, इसके बाद आ रहा है हमारा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता। तो सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता कैसे बनाए रखेंगे, देखिए, हमें किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो है कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आप बिस्किट खाते हो तो दूर नहीं फेंकना चाहिए, है ना, और इधर उधर थूकना नहीं चाहिए आपको। कहीं बाहर जो है यूरिन विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो ये आपके जो सामुदायिक स्थान होते हैं, जहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं, पर्यटक स्थल होते हैं, वहाँ पे भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ताकि आपका आसपास का वातावरण जो रहे स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे। तो बच्चों, इस प्रकार जो है इस चैप्टर का निष्कर्ष एक ही निकलता है कि हमें एक तो जो जल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको अपशिष्ट नहीं करना चाहिए, यानी उसको खराब होने से बचाना चाहिए। जो हम मल विसर्जन करते हैं उसको सही स्थान पर करना चाहिए, और पानी के जितने भी स्रोत हैं उनको साफ सुथरा रखना चाहिए और वातावरण को साफ रखना चाहिए। इसके अलावा जब भी वाहित मल हमारे घरों से निकले तो उसका एक सुचारू ढंग से तरीका सिस्टम बनाना होना चाहिए। सेप्टिक टैंक होने चाहिए, कंपोस्टिंग पिट होने चाहिए, जहाँ पे हम इसका निपटारा कर सकें। तो बच्चों, इसके साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है और मुझे पूरी उम्मीद है आपने इनके सभी पॉइंट्स अच्छी तरह से समझे होंगे। अब हम चलिए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं आपके 12 हैं। तो 12 में से हम करीब 3 या 4 प्रश्न आज करेंगे, बाकी अगली कक्षा में करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करें। तो बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसका क भाग है जल को स्वच्छ करना डैश डैश को दूर करने का प्रक्रम है। किसको दूर करने का, प्रदूषक को, यानी जल को स्वच्छ करना प्रदूषक, जो प्रदूषक क्या होते हैं, जो जल को गंदा करते हैं, तो प्रदूषक को दूर करने का प्रक्रम है, तो यहाँ आएगा प्रदूषक। दूसरा है घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल डैश डैश कहलाता है। तो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था, जो घरों से अपशिष्ट जल निकलता है उसको बोलते हैं हम वाहित मल। इसको यहाँ आएगा वाहित मल, ठीक है बच्चों। तीसरा है शुष्क डैश डैश का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो शुष्क मल, जो हमने अभी लास्ट में मैंने आपको बताया, अपशिष्ट जल की जो शोधन यंत्र होता है उसमें शुष्क जल बच जाता है, शुष्क मल, उसको हम खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा आपका शुष्क मल।
घ है नालियाँ डैश डैश और डैश डैश के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया नालियों में क्या नहीं फेंकना चाहिए, तेल और वसा। तो तेल और वसा यानी घी के द्वारा जो है नालियाँ चोक हो जाती है, इसलिए ये नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों और समुद्र के विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। तो बच्चों वाहित मल क्या है, मैंने आपको अभी बताया। वाहित मल जो एक तरल अपशिष्ट होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है हमारे घरों से निकलती है। जैसे हमारे घरों से, कारखानों से, कार्यालयों से, अस्पतालों से पानी के साथ बड़ी बड़ी चीज़ें निकलती है ऐसी जो पानी को अशुद्ध करते हैं बच्चों। तो इस अशुद्धियों के साथ जो निकला हुआ पानी होता है उसी को ही वाहित मल कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब इस मल को हमें नदियों, तालाबों, समुद्रों में क्यों नहीं फेंकना चाहिए? देखिए, क्योंकि नदियों, समुद्रों, तालाबों में अगर इसको फेंकेंगे तो उसके पानी को भी यह प्रदूषित कर देंगे, और दूषित पानी जो है जलीय जानवरों के लिए खतरनाक होगा, पौधों जानवरों के लिए। इससे हैजा, टाइफाइड, पोलियो और दूसरी भयानक बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसीलिए हमें इसको समुद्र की नदी तालों में नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 3, तेल और वसाओं को नदी नालियों में क्यों नहीं बहाना चाहिए? नालियों में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। तो मैंने अभी बताया, तेल और वसाओं को नालियों में इसलिए नहीं बहाना चाहिए क्योंकि जब इनको हम नालियों में फेंकते हैं तो ये नाली की दीवारों पे मोटी परत जमा देते हैं, थिक, जिसे मोटी परत बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, नालियाँ धीरे धीरे अवरुद्ध हो जाती हैं और जिनके कारण जो है जो वाहित मल आगे जाना होता है वो नहीं जाता और नालियाँ चौक हो जाती हैं। इसके कारण फिर वाहित मल आपके सिंक में दोबारा आ जाता है वापस, जहाँ से नालियाँ जारी होती है तो वहाँ पे गंदगी फैल जाती हैं। इसलिए हमें नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 क्या है? अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम को सम्मिलित जो विभिन्न प्रकार के चरण हैं उसको समझाना है। तो मैंने आपको ये जो ऊपर अपशिष्ट जल को सुचारू रूप से स्वच्छ करने की प्रक्रिया है 5-6 स्टेपों वाली, वो आपने करनी है। 4 स्टेप है मुख्यतः उसमें। तो पहला स्टेप क्या बोलेंगे, मैं एक बार जल्दी से रिवाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले हम वाहित जो अपशिष्ट जल होता है बच्चों उसको बड़े बड़े छत्रों से या जालियों से या छन्नों से गुजारते हैं, जिससे क्या होता है बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ जैसे लिफाफे, पॉलीथीन, लकड़ी के टुकड़े, डिब्बे आदि उसमें फंस जाते हैं। ठीक है। दूसरे स्टेप में जो बचा हुआ अपशिष्ट जल है उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर हम बालू और ग्रिट और कंकड़ पत्थर वाले टैंक में डालते हैं और उसको कई घंटों तक रखते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो गंदगी होती है वह नीचे कंकड़ पत्थर जो है उसके अंदर फंस जाते हैं और पानी उससे फिल्टर होके आगे जाता है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो फिल्टर हुआ जो पानी आता है गंदगी से उसको हम बड़ी टंकी में डाल देते हैं और इस टंकी में हम बड़े बड़े घंटों तक क्या करते हैं, रखा जाता है। और इस प्रकार जो है इसमें ठोस मल जो है निलंबित सूक्ष्म जीव तली में बैठ जाते हैं और अलग कर लिया जाता है इस ठोस पदार्थ को, और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम फिर अलग कर लेते हैं, अलग ऊपर वाले पानी वाले भाग को। और अंतिम स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, जो उपचारित जल होता है ना, जो हमने जल को साफ किया उसकी अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, क्लोरीन और ओजोन जैसे रासायनिक पदार्थों से डालकर उसको स्वच्छ करते हैं। फिर इसके बाद इसे समुद्र, नदी और भूमि में विसर्जित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है अपशिष्ट जल को स्वच्छ करने की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सभी प्रश्न समझ आए होंगे। काफ़ी है बच्चों आज के लिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए 4 प्रश्न काफ़ी हैं। आप इन प्रश्नों को अपने आज के गृह कार्य के रूप में करें और समझें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक के बचे हुए, इस चैप्टर के बचे हुए प्रश्नों के साथ और उनको समझते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।